वेलकम क्लास, दिस इज़ फॉर क्लास 7। बहुत दिनों से जो है इस तरीके से डिमांड आ रही थी दिल्ली सुल्तान के ऊपर, तो आज ये वीडियो जो है वो क्लास 7th के लिए है। दिल्ली सुल्तान 12th to 15th सेंचुरी, द दिल्ली सुल्तान। तो सबसे पहले जो है ये आप लोगों ने, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में आपने कई बार जो है ये कुतुब मीनार, ये पिक्चर आपने देखा ही होगा। ये जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड का है। यस, अब तक आपको नहीं पता था शायद से, तो आप ये जान लीजिए कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चरल आर्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री चार्ट देख लेनी चाहिए। राजपूत डायनेस्टी, तोमारा राजपूत जो है ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी राजपूत डायनेस्टी में कि जिन्होंने कि दिल्ली को अपना ऐसा कैपिटल बनाया। उसके बाद उससे जो है तोमारा राजपूत से फिर चौहान से फिर तुर्किश, जिनको कि स्लेव डायनेस्टी भी बोली जाती है। और इनको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोली जाती है ये तो मैं आपको चैप्टर के साथ ही बताऊंगी। कुछ चीज़ों का सस्पेंस ज़रूर होना चाहिए वरना इंटरेस्ट नहीं आता है। फिर आता है खलजी डायनेस्टी, और खलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खलजी का नाम तो आजकल हर कोई जानता होगा। पद्मावत मूवी से जितना कंट्रोवर्शियल हुआ है उससे भी ज़्यादा अलाउद्दीन खलजी के बारे में जानने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, मैंने देखा है। तो इसके बारे में अलाउद्दीन खलजी का भी कुछ पोर्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शंस जो है वो कवर करता है। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी, जिसमें कि मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम सेकंड पे ही है तुगलक डायनेस्टी में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये बहुत ज़्यादा अलाउद्दीन खलजी को फॉलो करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजीज़ में। फिर हम बात करेंगे सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। ये जो यहाँ पे पिक्चर है ना, लोधी, एक आपने सुना भी होगा लोधी गार्डन, सुना होगा ना। तो वो लोधी गार्डन में ये जो स्ट्रक्चर भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ये लोधी डायनेस्टी के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, तो दिल्ली सुल्तान के बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर है जिससे कि हमें दिल्ली सुल्तान के एविडेंसेस मिले हैं। ये चार्ट आपकी एनसीईआरटी के बुक में भी है। ठीक है, नेक्स्ट तो हमने शुरू से जो है शुरू किया है टाइमलाइन में। सबसे पहले तोमारा राजपूत कुछ ऐसे दिखते थे। राजपूत है तो ऑब्वियस उनके मुख पर जो है वो शाइन आपको दिख ही रहा होगा। इस चैप्टर को हम थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे। सबसे पहले दिल्ली सुल्तान है ना, दिल्ली सुल्तान में हमने ये देखा कि दिल्ली को सबसे पहले जो है तोमारा राजपूत ने जीता था। तोमारा राजपूत से इसको सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने लूटा, कैप्चर किया। यस, वन ऑफ माई फेवरेट किंग। इसके बाद देखिए यही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, या आप एज अ क्लास नोट्स इनको यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत। फिर उनको डिफीट किया गया चौहान्स ने, ठीक है, जो कि अजमेर के रूलर थे। उसके बाद जो है इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं दिल्ली सुल्तनत को बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी से। ये देखिए एक और चार्ट जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको दिखा दिया है आपको। तोमारा, चौहान, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक, सैयद, लोधी, 1 2 3 4 5 6 7। तो दिल्ली सुल्तान में जो है, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर जाग रहा होगा कि लोधी डायनेस्टी के बाद दिल्ली सुल्तान, दिल्ली तो वहीं का वहीं था, तो दिल्ली में किसका रूल हो गया? क्या लोधी डायनेस्टी के बाद दिल्ली क्या इंडिपेंडेंट हो गया? नहीं जी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली जो है वो कमर्शियल सेंटर था। दिल्ली सुल्तान को ख़त्म किया और अपनी एक नई डायनेस्टी बनाई, वो थे हमारे बाबर, मुग़ल डायनेस्टी के फाउंडर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते। एक बार आप ये जो रूलर्स के नाम है, ये 7 डायनेस्टीज़ है, इनके नाम याद रखना। तोमर, चौहानास, स्लेव डायनेस्टी, खलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। देखो, जब हम कोई वीडियो देखते हैं बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इन वीडियो को जो है कनेक्ट करते रहे, इंटरकनेक्ट करते रहे। ठीक है, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर के फोकस करोगे तो नहीं चलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट देखने हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको अपना टाइम सेव करना है, कंज्यूम नहीं करना, ज़्यादा सेव करना है। अगर सेव करना है तो आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा और हमेशा इंटरकनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, ताकि दोबारा जब उसको रिवीजन करें, आप रिवीजन करते हैं ना, जब आपको दोबारा आप उसको रिवीजन करें तो वो झट से आपके दिमाग में एकदम से आ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिकैपिचुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, मैं ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, मैंने यहाँ पे रेड कलर से जो है ये हाईलाइट किया है, फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सुल्तान। तो दिल्ली सुल्तान के बारे में हमें सोर्सेस कैसे मिलता है? सबसे पहली बात होती है इंस्क्रिप्शन, कॉइन, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ये दिखा देती हूँ कॉइन्स। मैं आपको पिक्चर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पिक्चर्स देखने से ना हमारे जो दिमाग का जो लर्निंग पावर है वो पिक्चर के एनालाइज में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंस्टेंट कि मैं आपको बोलूँ और रिटन डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं, उससे अच्छा है कि आप पिक्चर्स देखें तो ज़्यादा आपका दिमाग जो है कैप्चर कर पाता है, और वो भी कलरफुल पिक्चर। ये है आर्किटेक्चर, ये देखिए रिटन सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि कॉइन्स। तो ये कुछ हमारे सोर्सेस है जो कि ये प्रमाणित करते हैं, एविडेंस है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो था। ठीक है, फर्दर हमारे पास बहुत सारे वैल्यूबल सोर्स है रिटन में। इनको कौन लिखते थे? जो इनको लिखते थे, स्क्राइब्स जिन्हें कहते हैं हम, वो तारीख या त्वारिख बोला जाता है। त्वारिख यानी सिंगुलर में है, त्वारिख यानी कि प्लूरल में है। और ये पर्शियन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। जो दिल्ली सुल्तान है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो था, एडमिनिस्ट्रेशन, वो पर्शियन लैंग्वेज में होता था। इतना याद रख पाएंगे। थर्ड पॉइंट है द ऑथर ऑफ त्वारिख। ये जो लोग लिखते थे, किसके बारे में लिखते थे और ये कौन लोग होते थे? ऑब्वियस ये लोग बहुत शिक्षित लर्न मैन होते थे, जो कि सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट, कोर्टियार्ड्स, ये सब लोग होते थे। और ये लोग जो है, ये लोग किसके बारे में लिखते थे? राजा के एडवाइस, एक तो यही लोग होते थे राजा के एडवाइज़र्स। और ये लोग जो है जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो लिखते थे। ठीक है, बेसिकली बर्थ, एक ये जो सोसाइटी थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत की जो सोसाइटी थी वो जेंडर के बेसिस पे था और वो बर्थ के बेसिस पर भी था। यानी कि बर्थ का एक वैल्यू बहुत ज़्यादा था यहाँ पे, कौन कौन से कास्ट में किसने क्या जन्म लिया है, कुछ तो था, क्योंकि बर्थ का बहुत एक बड़ा ये लोग डॉक्यूमेंट करके रखते थे। कौन सा बच्चा कब किस तरीके से कौन से फैमिली में जन्म लिया है। और क्या करते थे? जेंडर डिस्टिंक्शंस का आप आगे चल कर के इसके बारे में पढ़ेंगे भी। ठीक है, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो सोसाइटी था वो इक्वल सोसाइटी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको कॉइन्स, ये सारे सोर्सेस है दिल्ली सल्तनत के। आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्रॉम गैरिजन टाउन टू एम्पायर। गैरिजन टाउन का मतलब होता है जहाँ पर कि मिलिट्री लोग रहते हैं। इन द अर्ली 13th सेंचुरी में जो है यहाँ पे कैंपेनिंग करना शुरू कर दिया था ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली सल्तनत ने। ठीक है, और वहाँ पे एक और चीज़ आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत को चैलेंज देने वाले मंगोल्स नाम से आपको मुगल्स याद आ रहे होंगे। बिल्कुल, मंगोल्स जो है वो ट्राइबल ग्रुप है और मुगल्स जो हैं उन्हीं ट्राइबल ग्रुप का एक हिस्सा है, वहीं से इनका ऑरिजिन है। गलत नहीं है ये बात। हमेशा जो मंगोल्स है, जो ट्राइबल ग्रुप है, वो हमेशा दिल्ली सल्तनत के ऊपर अटैक करती रहती थी ताकि कि वो दिल्ली सल्तनत को वीक कर पाए और खुद जो है वो दिल्ली को कैप्चर कर ले। अच्छा, दिल्ली इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि दिल्ली कमर्शियल सेंटर था। कमर्शियल सेंटर मतलब समझते हो? अगर मैं सिंपल में कहूँ, जहाँ पे मार्केट है, ठीक है, जहाँ पे
अच्छा खासा बड़ा मार्केट है। मार्केट का मतलब होता है चीज़ों का एक्सचेंज, जहाँ पे खरीदा बेचा जा रहा है। तो जो बेचने आ रहे हैं वो भी वहाँ पर है, जो खरीदने आ रहे हैं व्यापारी वो भी वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर आप टैक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, कमर्शियल सेंटर का आपके कैप्चरेशन में होना टैक्स को बढ़ावा, आपको आपके टैक्स को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, कुछ भी खरीदा बेचा जाएगा उसका टैक्स जो है वो चुकाना पड़ता था, और जो भी राजा उस कमर्शियल सेंटर का राजा है उसको इनडायरेक्टली काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन जो है वो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा था। अब हम जो बेसिकली दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसकी तरफ देखते हैं। ये क्या है, ये देखिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली सल्तनत देखिए, इंडिया को कैप्चर करने के बावजूद भी नेपाल का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो है ये फैलने लगा था। आगे देखिए, स्लेव डायनेस्टी हम जो इतना ज़्यादा बोल रहे थे, गुलाम डायनेस्टी, एक्चुअली है क्या? एक्चुअली ऐसा मत सोचे कि ये गुलाम डायनेस्टी यानी कि यहाँ के जो राजा है वो गुलाम थे और वो राजा बन गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी आपको दिमाग में लाना नहीं है। इसको स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है, अच्छा पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो आपको सेकेंड नंबर में इल्तुतमिश दिख रहे हैं ना, सेकेंड नंबर पे रज़िया सुल्तान के फादर इल्तुतमिश जो है वो अपने बेटे से भी ज़्यादा अपने स्लेव को ज़्यादा, स्लेव यानी समझते ना, दास और दासी, इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। ठीक है, और इनको सिर्फ भरोसा ही नहीं बल्कि हायर रैंक के पोजिशनल ऑफिसर्स भी इन्होंने बना दिया था। तो उससे जो है लोगों को, जो ऊंचे कास्ट के लोग थे उनको थोड़ी तो दिक्कत होगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो और इसी चीज़ को जो है आगे चल कर के अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक ने भी अपनाया था। ठीक है, कि अपने बेटे से भी ज़्यादा इल्तुतमिश को जो है, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश को अपने स्लेव्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा था। ये कौन है? इल्तुतमिश की बेटी है रज़िया सुल्तान। नाम तो शायद से आपने सुना ही होगा, एक सीरियल भी आया करता था रज़िया सुल्तान के ऊपर। अब रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? रिमेंबर एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन मैंने आपको कहा था कि दिल्ली सुल्तान जो है वो एक जेंडर डिस्टिंक्शन को फॉलो करती है इसकी सोसाइटी। तो इल्तुतमिश ने, ऐसा नहीं था कि उनके बेटे नहीं थे, इल्तुतमिश के बेटे थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो रानी बनाया, जबकि वो एक लड़की थी। और इस सोसाइटी में जो है लड़का लड़की इक्वल नहीं है, लड़की मतलब जेंडर डिस्टिंक्शन है। उन सभी चीज़ों को परे रख कर के इल्तुतमिश ने अपने बेटी को जो है वो रानी बनाया, उन्होंने वो जो है अपने गद्दी पे उन्होंने बिठाया। और मात्र, अगर आप देखेंगे, मात्र 4 साल का इनका राज्यपाठ था। क्यों था ऐसा? ऐसा नहीं था कि वो कैपेबल नहीं थे, बल्कि रज़िया सुल्तान तो राजा के पद पे बैठी हुई है, रानी है वो, पर इनके अंडर जितने भी सारे नॉबल्स, ऑफिसर्स सब काम करते हैं वो तो लड़के हैं। तो एक लड़की के अंडर काम करना इन सारे लोगों के लिए एक अपमानजनक बात थी। इसीलिए कॉन्स्पिरेसी करके जो है 4 सालों के अंदर जो है रज़िया सुल्तान को उनके पोस्ट से हटा दिया गया और उनके भाई को जो है उनको राजा बना दिया गया। जबकि मिनाज़े सिराज, आपने नाम तो सुना होगा मिनाज़े सिराज का। मिनाज़े सिराज एक क्रोनोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये लिखा था कि अपने सारे भाइयों में से रज़िया सुल्तान जो है वो सबसे कैपेबल है। ठीक है, बट एक लड़की होने के कारण उनको 4 साल में ही उनको उस अपने राजगद्दी से उनको हटा दिया गया। अदरवाइज़ मतलब क्या है कि कैपेबिलिटी यहाँ ज़्यादा मायने नहीं रखती है दिल्ली सुल्तान में, जेंडर डिस्टिंक्शन सोसाइटी है। तो जहाँ पे जो रानी है, जो रानी नहीं, पहला प्रिंसेस समझ लीजिए, इल्तुतमिश की बेटी है, जो राजकुमारियों का जहाँ पे इतना बुरा हर्ष है, तो वहाँ के कॉमन पीपल
वहाँ के कॉमन वुमेन का क्या हर्ष होगा। ये हम ऐसे करके, आप हिस्ट्री लवर है तो आपको इसी तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा डीपली और सोचना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश जो है वो सबसे ज़्यादा जो है अपने बंदागन, मतलब अपने स्लेव्स को जो है बंदागन कहा जाता है। ये स्लेव्स खरीदते थे मिलिट्री सर्व्स के लिए, उन्हें बंदागन बोला जाता है इन पर्शियन, क्योंकि पर्शियन ही दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज था। जैसे हमारे इंडिया में अभी जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों चलते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में पर्शियन लैंग्वेज चलता था और मिलिट्री सर्विस के लिए जो है स्लेव्स को खरीदा जाता था। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आए बंदागन किसे कहते हैं, वो स्लेव्स को कहते हैं। बंदागन कौन सा लैंग्वेज है, पर्शियन लैंग्वेज है। तो कौन थे जो बहुत ज़्यादा अपने स्लेव्स को फेवर करते थे, इल्तुतमिश। अब खलजी और तुगलक ने भी इन स्लेव्स के ऊपर जो है हाई पोस्ट का रैंक देना, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो किया था। अब आ जाता है कि भाई अगर टेरिटरी इतना ज़्यादा फैला हुआ है तो ऑब्वियस राजा अकेला सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए राजा को ऑफिसर्स चाहिए जिनको हम जो है सामंतास कहते हैं। सामंतास याद है आपको, पढ़ा भी होगा आपने, सामंतास कहते हैं। उसी को दिल्ली सल्तनत कहते हैं इक्ता। अब ये इक्ता कौन होते हैं, ठीक है। इक्ता यानी कि लैंड होल्ड करना, मुक्ति यानी कि जो उस मुक्ति या इक्तेदार आप कह सकते हैं, यानी कि जो कि लैंड को, कुछ समझ लीजिए मेरे पास बॉम्बे में भी घर है, बंगाल में भी घर है, मेरे पास दिल्ली में भी घर है। दिल्ली के घर में तो मैं रहती हूँ, पर बॉम्बे और वेस्ट बंगाल का घर कौन जो है उनको देखेगा, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे ज़्यादा दिन तक अगर वो बंद रहा तो हो सकता है कोई इलीगली कैप्चर कर ले। पहले तो ऐसा होता था ना, इलीगली कैप्चर करना, उसको कोई ना कोई तो लुक आफ्टर करना चाहिए ना। इसीलिए तब ये लोग अपने रॉयल और लॉयल ऑफिसर्स को यहाँ पे भेजते थे। उनका काम होता था उस जगह पे जा कर के मिलिट्री बनाना, ताकि कि राजा को जब ज़रूरत हो सके तब राजा जो है वहाँ से मिलिट्री को बुला सके। उसके बाद वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना, और उसी लैंड रेवेन्यू जितना भी कलेक्ट होता है उसमें से खुद को भी सैलरी देना और उन मिलिट्रीज़ को सैलरी भी देना जो मिलिट्री कैंप वो बना रहे हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे राजा के दिए हुए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मतलब एक तरफ से वो जो इक्तेदार या मुक्ति जो है वही वहाँ के हेड बन जाते थे, राजा के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखिए आगे कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये अकाउंटेंट्स को जो है मुक्तिस के ऊपर, इक्तेदार या फिर मुक्तिस के ऊपर जो बिठा के रखते थे। इन लोगों ने ये देखा, जैसे हमने क्लास 7th में सेकंड चैप्टर में हमने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि ये सामंतास जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, अपने ही राजा के विरुद्ध हो जाते थे, राजा को जो है राजा पे अटैक करके ये खुद राजा बन जाते थे। तो ताकि कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कोई एग्जाम्पल सेट ना हो, इसीलिए ये मुक्ति या इक्तेदार्स के ऊपर जो है अकाउंटेंट्स को बिठा के रखते थे। काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल था इनका, ताकि कि जितना प्रेस्क्राइब रेवेन्यू बोला गया है उतना ही रेवेन्यू लिया जा सके, उससे ज़्यादा नहीं। जितना मिलिट्री बना के रखने के लिए बोला गया है उतने ही मिलिट्री बनाए, उससे ज़्यादा नहीं। और क्या क्या इनके ऊपर सुपरवाइज़ किया जाता था, चेक किया जाता था कि ये जो मुक्तिज़ है इनको एक ही जगह पे ज़्यादा समय तक जो है रखते नहीं थे, क्योंकि एक जगह पे अगर आप ज़्यादा दिन तक रहे तो ऑब्वियस उसकी एक मास्टर आप बन जाते हैं। इसीलिए इनका हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब था, और इनका जॉब जो है वो हेरिडेटरी भी नहीं था, यानी कि वंशज जैसे इस तरीके से नहीं था, ट्रांसफ़र जॉब था। 1 साल हो गया, चलो ठीक है, आपको दूसरी जगह भेज दिया। फिर जब उस जगह के उस दूसरी जगह में अगर आपको जैसे कोई नए स्कूल में भेज दिया जाए तो कम से कम आपको उस नए स्कूल के तौर तरीके, टीचर वगैरह जानने के लिए कम से कम आपको 4-5 महीने तो लगेंगे ही।
ठीक है। फिर जब आपको 1 साल में आप जैसे ही ट्रेंड हो गए, आपको लगने लगा कि सेकेंड ईयर से जो है मैं बहुत ही अच्छा, मुझे पता चल गया कि स्कूल का पैटर्न क्या है, ये वो, तो तब आपका फिर से ट्रांसफ़र हो गया किसी एक नए स्कूल में। ठीक उसी तरीके से फिर आपको 1 साल लग गया उस स्कूल को जानने में, और जब आपने जान लिया फिर आपके फादर ने आपको ट्रांसफ़र कर दिया। उसी तरीके से जो है इन इक़्तिदार्स को किया जाता था, ताकि ये इक़्तिदार जो है वो ज़्यादा पावरफुल ना बन सके और अपने राजा को धोखा ना दे सके। उधर से जो है दिल्ली सुल्तान के ऊपर ये जो मंगोल्स है, यानी कि चंगेज़ खान, जिसका नाम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, चंगेज़ खान, है ना। यहाँ तक कि जो मंगोल्स है वो भी, जो मुगल्स है वो भी चंगेज़ खान को अपना, जबकि है रिलेटिव, मदर के साइड के रिलेटिव्स है, ये मैटरनल रिलेटिव्स है चंगेज़ खान इनके, मुगल्स के, बट वो इनको अपना रिलेटिव नहीं कहते। कुछ कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको जो है आप अपने साथ परिचय नहीं देना पसंद करते हो कि अरे भाई नहीं नहीं ये तो हमारे रिलेटिव नहीं है। उसी तरीके से जो मुगल्स है वो चंगेज़ खान को अपने रिलेटिव्स नहीं मानते हैं। ये बात जो है वो मुग़ल एम्पायर में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दिया कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इधर जो है मंगोल्स, चंगेज़ खान जो है, ये ट्राइबल्स है, ये जो है बार बार अटैक कर रहे दिल्ली सल्तनत में। तो ये टाइम पीरियड खलजी और तुगलक का है। जब तुगलक, सबसे पहले मैं बात करूँ खलजी का, क्योंकि खलजी पहले आया था, और खलजी के ही जो है नक्शे कदम पर चले तुगलक, ठीक है। तो खलजी ने एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है अपने किले के बाहर खड़ा कर रखा था, ताकि कि ये जो मंगोल्स है ये इन पे अटैक ना कर सके। और इनका देखा देखी जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में जब इस तरीके से मंगोल से जब ये अटैक झेल रहे थे, तो अलाउद्दीन खलजी की तरह ही इन्होंने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया था। इतने देर से जो मैं अलाउद्दीन खलजी बोल रही हूँ जी, ये फ़ोटो है अलाउद्दीन खलजी के, और ये फ़ोटो है मोहम्मद बिन तुगलक के, जो अलाउद्दीन खलजी के काफ़ी बड़े वाले फ़ैन रहे होंगे, तभी इनकी स्ट्रैटेजी, हर एक स्ट्रैटेजी को अपनाते थे। अब हम बात करेंगे 15-16 सेंचुरी में, क्योंकि यहाँ पे जो है तुगलक, सैयद और लोदी डायनेस्टी, ये जो है वो दिल्ली आगरा तो रूल कर ही रहे थे, 1526 तक ही रूल कर पाए, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारे दूसरे और इंडिपेंडेंट रूलर्स, और उसके साथ साथ जो है मुगल्स, ये है लोदी डायनेस्टी। ये अगर आप कभी लोधी गार्डन गए होंगे तो इसको देखा होगा, लोधी डायनेस्टी। ये जो है ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी डायनेस्टी है, क्योंकि इसके बाद जो है वो बाबर आ गए थे। ये जो बहलूल लोधी है ये लास्ट रूलर है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है वो कौन आ गए थे, मुग़ल में बाबर का यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बाबर ने जो है वो बिल्कुल उनको हरा दिया, ये इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और उन्होंने जो है पानीपत का फर्स्ट युद्ध था 1526 में, जो बाबर और जो है इनके बीच, लोधी डायनेस्टी के बीच लड़ा गया, और जो है इब्राहिम लोदी हार गए और बाबर जो है वो जीत गए। पर यहाँ पर एक और चीज़ नाम है सूरी डायनेस्टी। अब ये सूरी डायनेस्टी क्या है मैं आपको बता दूँ। बाबर के बाद जो है, बाबर के बाद हुमायूं को जो है सूरी डायनेस्टी को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा था। सूरी डायनेस्टी ने हुमायूं का 15 साल जो है उन्होंने छीन लिया, ठीक है। जो राज जो है वो हुमायूं को करना था 15 साल, वो 15 साल हुमायूं ने, मैं क्या बोल रही हूँ, सूरी ने हुमायूं से छीन लिया, बिल्कुल। और अकबर जो है, अकबर यानी हुमायूं के बेटे, हुमायूं के बेटे जो है अकबर जो है ये सूरी डायनेस्टी को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है। अब सूरी डायनेस्टी ने, सोचिए, मुगल्स के जो सेकेंड रूलर है हुमायूं, उनके 15 साल जो है इन्होंने छीन लिए, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अब हम जिनके बारे में बात करें उनके एक बार देख भी लेते हैं। ये है सूरी डायनेस्टी के शेर शाह सुर, और ये है इनका एक किला
फोर्ट ऑफ सूरी डायनेस्टी। ठीक है, अब बस इसका यहाँ पे इतना ही इंट्रोडक्शन दे रखा है कि इनकी वजह से शेरशाह सूरी डायनेस्टी की वजह से हुमायूं को जो है वो भटकना पड़ा था। इनके 15 साल जो है हुमायूं के किसने अपने नाम कर लिए थे? सूरी डायनेस्टी ने। 1540 से 1555 15 साल ही तो होते हैं, ठीक है ना। और अकबर जो है ये सूरी डायनेस्टी को सूरी डायनेस्टी के शेरशाह सूरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको फॉलो करते थे, क्योंकि इनकी स्टार्टिंग जो है अपने अंकल के किंगडम को देखभाल करने से हुई थी। और उसके बाद जो है एक छोटे से बिहार के एक छोटे से राज्य को लेकर के 15 साल तक मुगल्स को जो है चैलेंज करना, इट्स रियली अ बिग थिंग। तो सूरी डायनेस्टी पे ये चैप्टर जो है शुरू किया था शुरू किया था दिल्ली सल्तनत से, ख़त्म हुआ सूरी डायनेस्टी पे। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा। मैंने अपने तरीके से आपको थोड़ा सा ज़्यादा अगर मैं स्पीड में बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने थोड़ा सा ठहराव के साथ, पेशेंस के साथ ये वीडियो बनाई है ताकि कि आप इसको सुने, आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में समझ में आए जितना हो सकता है। इसलिए मैं इसको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में रखा है ताकि कि आपको इजीली समझ में आ जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टेक केयर माय डियर।